नमस्कार दोस्तों। यूपीएलटी ग्रेड कॉमर्स के जो कॉमर्स का हमारा चल रहा है सीरीज, इसी क्रम में अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब हमारे लेखांकन के सिद्धांत। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। कॉमर्स का कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, तो उसमें जो ये चैप्टर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है और बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो सिद्धांत क्या है, बेसिकली सिद्धांत क्यों हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए, मानिए कि अलग अलग अकाउंटिंग अगर लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए कंपैरिजन करना है, ठीक, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी दूसरे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अगर आपको कंपैरिजन करना है, तो उसने अपने कुछ अलग मेथड से, अपने कुछ अलग तरीकों से उसको बनाया है, आपने मान लीजिए अपने तरीके से बनाया, तो क्या कंपैरिजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपने अकाउंट्स को कंपेयर करने के लिए दूसरी फर्म से, या अपने ही डेटा को, करंट ईयर के डेटा को प्रीवियस ईयर के डेटा से अगर हमको मैच करना है, कंपैरिजन करना है, तो जाहिर सी बात है हमारा डेटा कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसमें एक समरूपता होनी चाहिए, उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद ही हम उस डेटा को कंपेयर कर पाएंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर आप सोचे कि एक 6 क्लास का बच्चा, उसकी मार्कशीट है, और एक 10th क्लास का बच्चा है, उसकी मार्कशीट है, तो उसको अगर आप कंपैरिजन करने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक, क्योंकि दोनों का जो सब्जेक्ट है वो अलग होगा, दोनों के जो मार्क्स के कैलकुलेशन है वो अलग होंगे, तो वहां पे कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको भी कंपैरेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करना पड़ता है। तो जैसा कि हमको पता है कि जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, इट इज नीडेड बाय वेरियस पार्टीज। कुछ इंटरनल यूजर्स को भी इसकी जरूरत है, एक्सटर्नल यूजर्स को भी इसकी जरूरत है। तो जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इसकी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ रूल्स पर बेस्ड होनी चाहिए, और ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज या रूल्स ऐसे होने चाहिए दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके लिए जो बना है दैट इज कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत। ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको गैप्स भी बोलते हैं। तो अब ये बना कैसे, मतलब किसी भी सिद्धांत की जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है? तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आप इसकी साइकिल का बस ये देख लीजिएगा, कौन सी चीज पहले होती है और कौन सी चीज बाद में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है? समस्या। फिर समस्या पे क्या होता है? चिंतन होता है, उसको सोचा जाता है समस्या का क्या समाधान हो सकता है। देन कम्स उत्पत्ति, दैट इज ओरिजिन, और ओरिजिन के बाद बनता है सिद्धांत। तो इसका आपको सीरियल ऑर्डर जो है पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो ये गैप्स है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, इसके 3 मेन चीज है जिस पर ये बेस्ड होता है। कोई भी सिद्धांत जब बनता है उसकी 3 मेन चीज होती हैं। एक है रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी, मतलब उसका औचित्य होना चाहिए, उसका उद्देश्य पूर्णता होनी चाहिए, और उसका व्यवहारिकता होनी चाहिए। रेलेवेंस का क्या मतलब होता है? जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि कोई भी फालतू की इंफॉर्मेशन है जो उसको आप बना दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप सिद्धांत बना रहे हैं, जो भी आप प्रिंसिपल बना रहे हैं, वो यूजफुल होना चाहिए, मतलब अकाउंटिंग में वो काम आए। दूसरा है इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, किसी भी तरह का पर्सनल जजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, देन इट शुड बी फीजिबल, मतलब उस सिद्धांत को, उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने में किसी भी तरह की हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट या अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी सिंपल। ठीक, देन व्हाई वी नीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए? कंपैरेबल होनी चाहिए। उसकी हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। कैसे तुलना करते हैं?
अपने प्रीवियस ईयर के डेटा को करंट ईयर के डेटा से कंपेयर करते हैं, हम डिफरेंट फर्म्स से अपने डेटा को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब हमारे और उस फर्म का जो डेटा है वो कैसा हो, कोई ऐसे मेथड या ऐसे सेट ऑफ रूल से बना हो जो कि दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी तुलनात्मकता है वो कब हो पाएगी, जब डेटा क्या हो, यूनिफॉर्म हो और कंसिस्टेंट हो, उसमें एक नियमितता हो और एक समरूपता हो। ठीक, तो इसमें आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसको हमने बेसिकली दो चीजों में बांटा है, एक होते हैं कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं अवधारणा, और दूसरा होता है कन्वेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं परंपरा। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वो होते हैं दैट कन्वे सेम मीनिंग टू ऑल। ठीक, तो जो जैसे मान लीजिए जो इंडिया में अकाउंटेंट है जो इसको फॉलो कर रहा है, इन द सेम सेंस अमेरिका में जो बैठा अकाउंटेंट है वो भी उसको सेम सेंस में ही फॉलो कर रहा है। इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारी ये तीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में दिए हुए हैं। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इसका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है इसके तहत तीन कॉन्सेप्ट हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। तो इसको आप कैसे याद कर लेंगे, आप याद कर लीजिए CAG। CAG होता है ना भारत का कंटेम्प्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वैसे याद कर लीजिए CAG, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। तो आपसे प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए चार ऑप्शन दे दिए तो उसमें ये पूछ लेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू AS1 नहीं है, तो उसमें से ये तीन तो है, बाकी जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, एक ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो AS1 के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपके अलग से है। जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, रेवेन्यू रिकग्निशन हो गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया। तो इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अलग से करेंगे, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनको करूंगा क्योंकि इनको मुझे बहुत ही डीपली पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा इतने सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, अब कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन का मतलब क्या है, परंपरा, कस्टम, जो मतलब एक पुराने जमाने से चला आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक, अब कन्वेंशन आपके तीन है, पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, फिर है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, और तीसरा है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। इसको भी हम अलग लेक्चर में समझाएंगे क्या होता है। अच्छा, अब हिंदी में मैंने इसका नहीं लिखा है, जब मैं उस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा तो वहां पर मैं उसका हिंदी भी बता दूंगा कि हिंदी में इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, हाँ, इस लेक्चर में आप बस इतना जान लीजिए कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो लीगल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसको अप्लाई करना ही होता है, और बट अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो कस्टमरी है। ठीक है, कस्टम बेस्ड ऑन कस्टम है, तो उसको अप्लाई करें ना करें वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड मेंटेनिंग द अकाउंट्स। मतलब अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाए, ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इस पर बेस्ड होते हैं। बट वहीं पे अगर हम कन्वेंशन की बात करें तो कन्वेंशन का यूज तब होता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, अपने वित्तीय रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जब हम तैयार करते हैं तो हम कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। देखो, कन्वेंशन जब हम इस यूज करते हैं तो वहां पे पर्सनल जजमेंट अप्लाई होता है। जैसे प्रोविजन हमें बनाना है, तो प्रोविजन कितना बनाना है कि नहीं बनाना है, तो वहां पे हमारा पर्सनल जजमेंट है। बट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन यहाँ पर पर्सनल जजमेंट नहीं होता। तो इसका मतलब जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वहां पर पर्सनल जजमेंट का यूज या उसका रोल नहीं है। बट वहीं पे अगर हम कन्वेंशन की बात करें तो वहां पर पर्सनल जजमेंट का रोल होता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट हम लोग करेंगे अपने दूसरे लेक्चर में, वहां पर मैं आपको एक एक कन्वेंशन, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन यहां से बनते हैं। थैंक यू।